गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि कक्षा 10 का ये चैप्टर है। और कल जैसा कि कमेंट किया था सुमित ने कि सर मुझे कक्षा 10 का राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा दीजिए, तो हम उसके कमेंट के हिसाब से आज के क्लास लेने वाले हैं। और ये जो आज माइक लग गया है, तो माइक ये हमारा एक छात्र ने जिसका नाम आदित्य है उसने गिफ्ट किया है। और कल सुप्रिया सिन्हा ने कमेंट किया था कि सर माइक में आवाज क्लियर आएगा, ऐसे साफ नहीं सुनाई दे रहा, तो उसकी समस्याओं का भी आज निवारण हो गया है। तो हम आज आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद, और जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं सब्सक्राइब बढ़ाने में उनका और धन्यवाद। और हम आज आगे बढ़ते हैं तो अपने इस चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। अब एक चीज यहां पर याद रखना कि राष्ट्रवाद जो है और आतंकवाद, राष्ट्रवाद और आतंकवाद, ये दोनों शब्द बहुत ही सिमिलर हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को खराब लगे कि सर राष्ट्रवाद कैसे आतंकवाद हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि भगत सिंह को जब फांसी चढ़ी थी तो हमारे लिए तो वो एक राष्ट्रवादी थे कि राष्ट्र के लिए लड़ा, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो भगत सिंह क्या कहलाएंगे? अंग्रेजों के लिए वो भगत सिंह क्या कहलाएंगे भाई? उनके लिए तो आतंकवादी ही कहलाएंगे। तो इतना समझ लेना कि राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बीच में एक बहुत पतली सी बीच की रेखा मानी जाती है कि मतलब आप जरा से भी राष्ट्रवाद को उल्लंघन किए तो आप आतंकवाद में चले जाएंगे। तो हम इसके अब अर्थ को समझते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। इसके अर्थ पे ध्यान देते हैं। अर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में कहें, सामान्य शब्दों में राष्ट्रवाद एक वह मानसिक अवस्था है। ये मानसिक अवस्था है ना, क्योंकि मन से ये किया जाता है। मानसिक अवस्था है जिसमें किसी एक निश्चित भौगोलिक, याद रखना कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर एकजुटता दिखाते हैं, तो उस अवस्था को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम राष्ट्रवाद कहते हैं, यह एक क्या है? मानसिक क्षेत्र में है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले और उस अवस्था को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक क्षेत्र है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत से ये व्यक्ति रह रहे हैं, करीब 100-200 व्यक्ति रह रहे हैं, और सब व्यक्तियों में आपस में क्या है? मतभेद है। किस आधार पे मतभेद? इसमें जो व्यक्ति रहते हैं सभी बहुत व्यक्ति हैं, समझ लीजिए जितने मैं बना रहा हूँ गिनती, सभी क्या है? सभी पर्सन है, व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियों के बीच में आपस में कभी नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आपस में इनका कभी मेल जोल नहीं है, एकजुट कभी नहीं रहते हैं। अब इनमें ऐसी कौन सी, जैसे मैंने परिभाषा में लिखा ना कि सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक आधार पर एकजुटता दिखाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले, ये जो क्षेत्र इतना बड़ा, इसे कहते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल। इसे क्या कहेंगे? भौगोलिक का मतलब होता है कि कोई भी भूमि का क्षेत्र, कोई भी भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है उसे हम कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र। और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पे, तो अब ये जो इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं, किन किन आधार पे एकजुटता दिखा सकते हैं भाई? बताइए, एक बार सोचिए कि किसी क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल में जो कोई व्यक्ति रहता है, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है कि जब वो लोग एकजुट हो सकते हैं? अगर इस बात पे अगर समझोगे, अगर मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम नहीं, कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक अनुभव के आधार पर तो लगा सकते हो कि एक गांव में रहते हैं तो गांव में एकजुटता कब दिखाई जा सकती है? गांव के लोग एकजुट कब हो सकते हैं? उस गांव के प्रति कब एकजुट हो सकते हैं? उनके लिए कुछ कारण हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है? एकजुटता जब दिखाते हैं किस आधार पे? सामाजिक। सामाजिक क्या हो सकता है भाई? उनको दिखाया जाएगा कि देखो भाई, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, धर्म के आधार पर। या उनको बताया जाए, हो सकता है कि इस गांव के इस क्षेत्र के लोग कहेंगे कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ एकजुट हो सकते हैं, यानी धर्म के आधार पर। या जाति के आधार पर हो सकता है कि भाई हम लोग क्या हैं, हम लोग कुर्मी समाज के लोग हैं, हम लोग पाल समाज के लोग हैं, हम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो जाति के आधार पर हम एक हो सकते हैं। और सामाजिकता के और क्या क्या कारण हो सकते हैं समाज में भाई? हो सकता है कि किसी एक खास त्योहार के नाम पे एकजुट हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सामाजिक, इस आधार पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और किसी त्योहार के नाम पे। या जैसे जंगलों के जो जनजाति है, जंगल में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, वो उस जंगल से क्यों जुड़े हुए हैं? अपनी एक खास संस्कृति के लिए, अपनी उस संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो सामाजिक आधार पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आर्थिक आधार पे कैसे होता है? आर्थिक आधार पर जैसे मान लीजिए कि जब ब्रिटेन के लोग हमारे देश में रहते थे, ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग, तो हमारे देश से वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। पहले जो हमारा देश एक प्रकार से निर्यातक हुआ करता था, कच्चे मालों को यहाँ से तैयार करके बेचता था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जब हमारा देश कैसा हो गया? आयातक हो गया। अब ब्रिटेन का एक प्रकार से ग्राहक बन गया। तो जब ग्राहक हमारा भारत बन गया, तो इसका मतलब यहाँ से माल को क्या किया जाने लगा? ब्रिटेन बेचा जाने लगा। मतलब ब्रिटेन का माल यहाँ बेचा जाने लगा, तो यहाँ का पैसा क्या हो गया? दूसरे देश जाने लगा। तो यहाँ के कुछ चिंतकों ने, जैसे दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, ये सब कुछ व्यक्ति थे, तो भारतीयों को समझाया गया कि देखो भाई, तुम्हारे देश का पैसा ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी कहावत थी, एक व्यक्ति ने कहा था कि गंगा के तट से पैसे को निगला जाता है और टेम्स नदी के तट पे उसे उगला जाता है। उगला मतलब निकाला जाता है। मतलब इतना धन का यहाँ से क्या किया जाता था? यहाँ से धन को यूरोप इतना ज्यादा ले जाया जाता था। तो हम कहेंगे कि आर्थिक कारण हो सकता है। जब किसी के परिवार को लूटोगे तो वो लोग एकजुट होंगे ही, तो आर्थिक कारण हो सकता है। मतलब अपने यहाँ सोच लो ना कि जब तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति लूट रहा है, बाहरी आकर आपस में टकराव कराकर, झगड़ा करा के, तो तुम फिर आपस में समझौता करके एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हो। इसे कहेंगे कि आर्थिक कारण है। फिर हो सकता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब होता है कि भाई हमारे देश में जैसे अलग अलग पार्टियां बनी, अलग अलग पार्टियां, जैसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले यूनियन नेशनल संघ की स्थापना हुई थी, फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो बहुत सी पार्टियां बनी। उन्होंने दिखाया कि देखो भाई, हमारे देश पे राजनीतिक रूप से शासन कौन कर रहा है? ब्रिटेन। इनको इस बात का एहसास कराया गया भारतीयों को कि तुम्हारे देश के नागरिकों पर कहाँ के लोग शासन कर रहे हैं? तो ब्रिटेन के लोग। तो इन कारणों से इस क्षेत्र के लोगों में एकजुटता आई, यानी कि एकजुटता लाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। मतलब अब अपने हित के लिए नहीं आपस में लड़ेंगे, अब एक राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। जैसे समझिए कि जो भगत सिंह थे, वो अपने लिए थोड़ी लड़े, वो किसके लिए लड़े? इस राष्ट्र के लिए। और भगत सिंह सिर्फ ब्रिटेन के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे, सिर्फ ब्रिटिश से नहीं लड़ते थे भगत सिंह। भगत सिंह इस देश के जो पूंजीपति और जो अमीर व्यक्ति थे, उनके भी खिलाफ थे। इसलिए तो उनको फांसी हुआ, तो यहाँ के बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया। भगत सिंह की कहानियां बड़ी अजीब है। भगत सिंह बहुत बड़े नास्तिक आदमी थे, इसलिए तो इन नास्तिकों ने भगत सिंह को साथ नहीं दिया, फांसी चढ़ने दिया। तो उनकी एक बहुत विवादित जीवनी है, उनके कथनों को हम लोग पढ़ेंगे आगे, पढ़ के किसी दिन भगत सिंह का जीवनी पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रवाद समझ में आया कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में आपसी जुटता को क्या कहते हैं?
राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद क्या क्या हो सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पे एकजुटता आ सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर जैसे अब ये सामाजिक कारण नहीं समझा तो मैं सामाजिक एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज भारत में चल रही है घूंघट प्रथा, जो कि बहुत ही घटिया प्रथा है, आज भी हमारे देश में जीवित है और हो सकता है रूढ़िवादियों को खराब लगे। जैसे मान लो कि मैंने घूंघट प्रथा के खिलाफ बोलना शुरू किया, घूंघट प्रथा के खिलाफ, तो ये यहाँ की सामाजिक स्थिति है कि घूंघट महिलाएं ओढ़ती हैं विवाह के बाद, और मैंने इसका अगर विरोध किया तो इस देश की, इस समाज की पूरी महिलाएं क्या हो गई? मेरे खिलाफ हो गई, एकजुट हो गई। हम ये कहेंगे कि ये सामाजिक एकजुटता है। मान लीजिए कि अभी नहीं समझ में आया, एक और समझ आते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि दहेज प्रथा एक घटिया व्यवस्था है। दहेज प्रथा क्या है? एक घटिया व्यवस्था है। हालांकि इसके लिए कोई सामने आएगा नहीं, क्योंकि हर कोई कहता दहेज नहीं लेता हूं, लेकिन लेने के लिए सब आते हैं आगे। अब हो सकता है कि बहुत से व्यक्ति ये कहेंगे कि हम अपने कन्याओं को खुशी से देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो कहेंगे कि ये भी एक सामाजिक है। अब जैसे मान लो कि अभी भी हमारे यहाँ विवाह में, विवाह जब होता है या इस्लाम धर्म में मान लीजिए कि जो व्यवस्था है, मुसलमानी व्यवस्था जो होती है, उसमें जो लड़कों के लैंगिक अंग के साथ छेड़खानी की जाती है, थोड़ा सा उसमें किया जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने उसके सामने विरोध में खड़ा होकर कहा कि ये जो प्रथा शुरू हुई थी पैगंबर साहब ने इसलिए शुरू किया था कि वहां पर उस वक्त सऊदी अरब में जो पानी की कमी थी, तो गंदगी मतलब ठीक से साफ नहीं हो पाते थे, गंदगी रहती थी शरीर में, इसलिए उन्होंने उस अंग को काटने की व्यवस्था शुरू की थी। और वो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई तो हमारे यहाँ आने के बाद इस परंपरा को बंद होना चाहिए भैया। अब लेकिन मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो गया अपने इस सामाजिक बुराई के कारण, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके धर्म में क्या कर रहा हूँ? हस्तक्षेप कर रहा हूँ। हम कहेंगे कि ये क्या है? ये सामाजिक एकजुटता है। मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो इसे कहेंगे कि सामाजिक एकजुटता। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अगर मान लो आर्थिक, अब आर्थिक क्या होती है? आर्थिक एकजुटता क्या होती है? आर्थिक एकजुटता क्या होती है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं गया बिहार में गया व्यापार करने के लिए। जैसे जैसे वहां पर व्यापार किया, बिहार पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने लगा, मतलब वहां की व्यापार को अपने कब्जे में करने लगा। व्यापार जो कि पहले बहुत ज्यादा व्यापार करता था, खूब फायदा कमाता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर व्यापार करने लगा, अपना माल वहां पर बेचने लगा, फिर वहां का अधिक से अधिक पैसा कौन कमाने लगा? मैं कमाने लगा। और बिहार के जितने भी व्यापारी हैं धीरे धीरे वो गरीब होने लगे, धीरे धीरे वो क्या होने लगे? गरीब होने लगे। तो वहां के लोगों में एक चेतना जागृत हुई कि हम लोग गरीब इसलिए हो रहे हैं, हमारे यहाँ उद्योग धंधा इसलिए विनाश हो रहा है क्योंकि अब हमारे यहाँ का व्यापार और हमारे को उद्योग धंधा चौपट करने वाला ये बनारस का व्यक्ति है। तो वो लोग मेरे खिलाफ, उस बिहार के लोग एकजुट हो गए, वहां के व्यापारी। हम कहेंगे कि ये आर्थिक एकजुटता है, आर्थिक कारणों से एकजुट हुए हैं। ठीक है, और राजनीतिक एकजुटता क्या है? ये तो बेईमानी, सब चोरकटाई करते हैं इसमें राजनीतिक में। जैसे मान लेते हैं कि इसमें कांग्रेस के बहुत से व्यक्ति थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 में स्थापित हुई तो इन्होंने समझाया कि देखो भाई, जैसे कि एक व्यक्ति थे हमारे देश में जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा था, दयानंद सरस्वती ने उस वक्त एक बात कही थी कि हमें दूसरे देश की गुलामी से अच्छा है कि अपने ही देश में क्या हो, अपने ही देश के द्वारा, कुछ कहा था कि अपने देश के द्वारा ही शायद गरीब रहना पसंद है, कुछ कहा था। एक प्रकार से मतलब उन्होंने ये क्या कहना चाहा कि मतलब दूसरे देश की गुलामी से अच्छा है कि अपने देश में ही गरीब बन के रहे, ऐसा शायद कुछ कहा था। तो ये कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे ऊपर राजनीतिक रूप से किसी दूसरे का शासन चल रहा है। और जैसे एक और बात कही थी दयानंद सरस्वती ने कि भारत भारतीयों के लिए। तो देखो अभी हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग तो पढ़ेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया ये सब बातें करके, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे कि विवाद में कि मतलब जो यहाँ पर सांप्रदायिकता शुरू हुआ, तो राजा इसमें सबसे आगे यही व्यक्ति था, दयानंद सरस्वती। भारत में शुद्धिकरण आंदोलन, दुनिया भर का आंदोलन चला कि ये कहता था वेदों की ओर लौटो, मतलब वो वाली प्रथा शुरू करना चाहता था, रूढ़िवादी प्रथा। तो हम लोग तो यहाँ पर चूंकि तारीफ करेंगे, लेकिन वहां पे क्या करेंगे? जब संप्रदायवाद पढ़ेंगे तो संप्रदाय को बहुत भड़काने में उसकी बहुत मदद थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो हम लोग वहां पर देखेंगे उसकी। तो जब हम विदेशी सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को जब हम गलत ठहराएंगे तो हम कहेंगे कि, और उनके लिए, उनको सत्ता से यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, मतलब विदेशी सत्ता को यहाँ उखाड़ने के लिए हम जब आपसी एकजुट बनाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक राष्ट्रवाद कहेंगे या राजनीतिक एकता कहेंगे। अब मेरी बात अगर समझ में आ गई तो ठीक, नहीं अगर नहीं समझ में आ गई तो फिर कमेंट करना ना। अब इसमें कुछ कारण है, राष्ट्रवाद उत्पन्न होने के कुछ कारण है, सब कारणों को हम एक एक करके समझाएंगे।
कमेंट करना, अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके कारणों को समझना होगा तो फिर कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।